हेलो विद्यार्थियों, मैं ज्ञान भारती हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। भारत समृद्ध संस्कृति वाला विरासत वाला एक देश है जहां भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। तो भौतिक विरासत और जैविक विरासत किसे कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा भौतिक विरासत। तो भौतिक विरासत अर्थात जो हमें हमारे पूर्वजों से घर, जमीन, जागीर, स्थावर जंगम संपत्ति जो विरासत में मिलती है उसे हम भौतिक विरासत कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे पूर्वजों से जो भी संपत्ति मिलती है, फिर वो घर हो, ज़मीन हो, हमारी जागीर हो, वो जो भी संपत्तियां हैं वो एक भौतिक विरासत के रूप में मानी जाएगी। फिर है जैविक विरासत। तो जैविक विरासत का अर्थ होता है कि बालक को जन्म के साथ ही, मतलब बालक जब जन्म लेता है उसके साथ ही उसके माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण जो बच्चे में देखे जाते हैं उसे हम जैविक विरासत कहेंगे। जैसे कि माता पिता का अगर कद ऊंचा होता है या बुद्धि में वो लोग तेजस्वी होते हैं तो बच्चे में वही लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं शारीरिक और मानसिक, उसे हम जैविक विरासत के रूप में जानते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, उसकी शक्ति और जो कला कौशल है उसके द्वारा वो कुछ भी प्राप्त करता है या उसका सर्जन करता है तो उसे हम सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह से समाज में पूर्वजों के द्वारा हमें शुरू में की गई जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसके विशेष प्रकार की जो जीवन शैली है उसे भी हम एक प्रकार से सांस्कृतिक विरासत ही मानते हैं। इसके उपरांत कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका सांस्कृतिक विरासत में समावेश किया जाता है, जैसे कि शिक्षा है, कृषि है, व्यापार है, दैनिक जीवन के जो नीति और नियम हैं, फिर उत्सव है, मनोरंजन है, कला कारीगरी है, कुछ मान्यताएं हैं और कुछ जो कौशल हैं, इन सभी का समावेश भी सांस्कृतिक विरासत में होता है। भारत विश्व का एक प्राचीन देश है। उसकी उत्तम परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति रिवाज, पारिवारिक व्यवस्था की जो विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। प्राचीन भारत की जो 64 कलाएं हैं, तो उन कलाओं में से कुछ कलाएं बताई गई हैं। तो उन 64 कलाओं में से कुछ कलाएं बताई गई हैं, जैसे कि हस्तकला है, कारीगरी है, कलाबत्तू है। तो कलाबत्तू का मतलब होता है जरी काम करने वाले। फिर चित्र है, संगीत है, नाटकीय कला है और नृत्य कला, ये सब इत्यादि को भी गिना जाता है 64 कलाओं में से। अपनी प्राचीन जो मुद्राएं हैं वो भी काफ़ी मूल्यवान बताई गई हैं। भूतकाल में विदेशी यात्री और आक्रमणियों के लिए भारत की समृद्धि आकर्षण का एक केंद्र थी। तो कहने का मतलब ये बताया गया कि हमारे भारत में जो समृद्धि है वो विदेशियों के लिए बहुत ही आकर्षित मानी गई थी। यानी पुराने समय में जो विदेशी थे वो लोग यहाँ पर विदेश से यहाँ व्यापार करने आते थे, और इसकी वजह से ये भी कहा गया है कि भारत में जो चीज़ें उत्पादन होती हैं और कई समृद्धि देश बना है, जिसके कारण जैसे कि कपड़ा है, मिर्च मसाला है, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दूध है, सोना है, इन सब चीज़ों का जिस प्रकार से उत्पादन होता है, तो इन सब कारणों की वजह से विदेशी लोग हमारे भारत में आकर्षित होते थे। तो आकर्षित एक केंद्र माना गया है विदेशी यात्रियों और आक्रमणकारियों के लिए। आज भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है कि प्रतीक हमारा योग विद्या को समग्र विश्व ने स्वीकार किया है, और परिणाम स्वरूप समग्र विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाता है। तो अब हम जानेंगे भारतीय कारीगरों का कमाल। भारत की सांस्कृतिक विरासत का जो सौंदर्य है वो भारतीय कारीगर और जरी काम करने वालों के हुनर में समाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला, कारीगरी और हुनर उद्योग द्वारा कुशलता से विकसित किया है।
जिसमें गुथने का काम है, काष्ठ कला है, मिट्टी काम है, धातु काम, चित्र काम, चर्म उद्योग जो चमड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं, मीनाकारी, नक्शाकारी काम, अकीक जो एक प्रकार का बहुत महंगा पत्थर बताया गया वो, हीरा संबंधित कौशल, कारीगरी, शिल्प स्थापित जो पत्थरों में तराश के मतलब पत्थरों में जो काष्ठ कलाएँ की जाती हैं, हाथ बुनाई से जुड़ी कारीगरी आदि भारत की एक विशेष पहचान बताई गई है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी काम कला। मिट्टी काम कला में बताया है कि मानव जीवन मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध बताया गया है, यानी बहुत पुराना संबंध बताया है मिट्टी और मानव के बीच में, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु की जो यात्रा है वो मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो धातु की खोज आज के समय में है वो प्राचीन समय में धातु की खोज हुई नहीं थी, तो उस समय जो मनुष्य जो था वो अधिकांश रूप से मिट्टी की वस्तुओं का ही उपयोग करता था। जैसे कि वो मिट्टी के खिलौने से खेलना, फिर मिट्टी के मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, अनाज की जो संग्रह कोठियाँ वगैरह का समावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें मिट्टियों के द्वारा बनाई गई हैं। उस समय जो घर की दीवारें होती थीं वो भी मिट्टी और गोबर से लीप कर ही सुरक्षित रखी जाती थी। आज के समय में भी ऐसी दीवारें हमें गांव की तरफ देखने को मिलती हैं जो बहुत पुराने कच्चे मकान हैं। उनकी सुरक्षा करने के लिए या उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आज भी उन दीवारों को मिट्टी गोबर से ही लीपा जाता है। फिर उनके अलावा जो द्रव्य पदार्थ हैं जैसे कि पानी, दूध, दही, छाछ, ये सब जो द्रव्य पदार्थ हैं ये भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। रसोई घर के जो बर्तन होते थे वो भी मिट्टी के होते थे। जिस तरह से हम जानते हैं कि लोथल में जो मोहदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति के समय में हमें मिट्टी के कुछ लाल रंग के प्याले, बरनी, रकाबी आदि बर्तन भी मिले हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत का जो प्रथम यंत्र है वो कुम्हार का चाक है, जिससे मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना गया है। और आज भी नवरात्रि में गरबा में हम देखते हैं तो नवरात्रि के समय में गरबा खेलते समय जो बीच में एक मिट्टी का मटका रखा जाता है जिसमें छिद्र होते हैं, उसके अंदर दीपक जलाकर ही गरबे की शुरुआत की जाती है। तो ये मतलब एक तरह से इस चीज़ को आज भी प्रचलित कर रखा है। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए हुए गए जो बर्तन हैं तथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही बहुत अधिक प्रसिद्ध बताया गया है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोड़ा और गुजरात के मेहसाणा से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों में हमें आज भी पुराने अवशेष के आधार मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुनाई कला। रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ उसे ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की जो कला है उसे हम कताई कहते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आज़ादी आंदोलन में उसे स्वदेशी स्वावलंबन के साथ जोड़ करके एक ऐतिहासिक बनाया है। तथा गांधी जी का ऐसा मानना था कि हमारे देश में जो भी चीज़ों का उत्पादन होता है तो हम विदेश की चीज़ों का माल सामान जो है वो ना खरीदें, हमारे देश में जो उत्पादक वस्तुएं हैं उसे खरीदें, उसी चीज़ों का मतलब उपयोग करें, जिससे हमारे देश की जो आय है वो हमारे देश में ही रहे और जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति कभी ना बिगड़े। अगला पॉइंट है हमारा हाथ की बुनाई। प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल का थान अंगूठी में से निकल कर जाता था और दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाता था। इस प्रकार से वो मलमल का थान बताया गया है, इतना मतलब कोमल और मुलायम है जो अंगूठी में से भी निकल के दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाए। कश्मीर सहित भारत में यानी इस तरह से यानी ये कहावत है। फिर कश्मीर में बनने वाला जो गालीचा, फिर पाटन का पटोड़ा, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई की विशिष्ट कारीगरी के नमूने भारत की एक पहचान है। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल के दौरान उस समय की राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे। उसकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके
पाटन का पटोला जो जग विख्यात बना है। पाटन की यह कारीगरी जो है वो लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अत्यंत अटपटी और जटिल और समय लेने वाली यह कला जो है आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित रह गई है। कहने का मतलब है कि इन काम करने वाले जो कारीगर हैं वो मर्यादित रूप से ही रह गए हैं। पाटन में बसने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है पाटन का पटोला, जिसके दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है अतः उसे दोनों तरफ से भी पहना जा सकता है। और ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता भी नहीं है, उसका रंग भी नहीं जाता है। इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि पड़ी पटोले भात फाटे पर फीट नहीं। अगला पॉइंट है हमारा कढ़ाई बुनाई की कला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन दौरान मिली जो मूर्तियाँ और पुतलों के वस्त्रों पर जो कढ़ाई बुनाई काम देखने को मिलता है, भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की जो कारीगरी है वह भी बहुत प्रचलित मानी गई है, जिसमें सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के जो स्त्री पुरुष के वस्त्रों पर काशीदाकारी जो देखने को मिलती है, इस तरह की कश्मीर का कशीदा भी प्रसिद्ध है। इसके उपरांत गुजरात में जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी इन क्षेत्रों में बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली जैसे कि हाथी, पुतली, चौरस, फिर पक्षी, कलश, इन सब चीज़ों की डिजाइन अधिक देखने के लिए मिलती है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों में स्त्रियों का यह गृह व्यवसाय रहा है। मतलब कपड़े के ऊपर छपाई करना है, कढ़ाई बुनाई करने का जो काम है वो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र प्रदेशों की जो स्त्रियां हैं वो घर में ये व्यवसाय करती हैं। फिर है चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, झूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई जो कढ़ाई है वो भी परंपरा रूप से आज प्रख्यात है। कढ़ाई बुनाई से सजा धूषा, रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध जो आकृति प्रधान कीर्तियों से मुक्त कशीदाकारी भी देखने को मिलती है, जिसमें कच्छ के बनी क्षेत्र में जत जैसी कौम की कशीदाकारी भी एक अलग प्रकार की पहचान बताई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चर्म उद्योग। भारत में मृत जो प्राणी हैं उनके चमड़े का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। मतलब भारत में पुराने समय का बताया गया है कि प्राचीन भारत में जो मृत प्राणी हैं यानी मरे हुए प्राणी, उनके चमड़े का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता था। तो प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता है। कृषि के लिए जो कुएं से पानी निकालना के लिए जो चरसा है वो, पानी की मशक और पखारों में चमड़े का उपयोग होता है। इसके अलावा जो ढोल है, नगाड़ा है, तबला, ढोलक जो होती है वो, संगीत के इस प्रकार के जो साधन के उपहार हैं, लुहार की धोकनी है, विविध प्रकार के जूते हैं, प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का ही उपयोग किया जाता है। और युद्ध में उपयोग होने वाली जो ढाल है उसमें भी चमड़े का उपयोग होता है। इसके अलावा चमड़े की विविध चीज़ वस्तुएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि भारत में चर्म उद्योग का विशेष स्थान भी दिया गया है, जिसमें जूते, चमड़े की विविध चीज़ वस्तु जैसे कि बताया गया है कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, फिर चप्पल है, पर्स, पट्टा, फिर घोड़े और ऊँट जैसे प्राणियों की पीठ पर रखा जाने वाला साज, लगाम और चाबुक की जो डोरी, ये सभी चीज़ें चमड़े से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीरा मोती काम और मीनाकारी। भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, तो हमें ये पता है कि भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशा समुद्रों से भरा हुआ है। इसलिए इन तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्र तट है, जिसके कारण यहाँ हीरे मोती का उपयोग बड़े पैमाने पे होता है। समुद्र मार्ग की जो यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ व्यापारी संबंध होने से हीरे मोती का व्यापार भी यहाँ होता रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा
बनाए गए हीरे मोती के आभूषण की पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही है, जिसमें हमारे भारत देश के अंदर कोहिनूर और ग्रेट मुगल भारत से मिला हुआ है, जो विश्व विख्यात बताया गया है कोहिनूर और ग्रेट मुगल का हीरा। भारतीय लोग आभूषण के बहुत शौकीन हैं और शुरू से वो आभूषण के बहुत शौकीन रहे हैं। जैसे कि पहले समय में देखा जाए तो सोने के गहने के उपरांत जो श्रीमंत वर्ग के लोग थे, वे फिर राजा महाराजा और अमीर लोग, ये वैविध्यपूर्ण हीरे मोती के आभूषण ही पहनते थे। यानी स्त्रियों, तो जो स्त्रियां आभूषण की शौकीन होती हैं हमें पता ही है, लेकिन पहले के समय में जो राजा महाराजा हैं वो लोग भी आभूषण पहनते थे। कानों में कुंडल, हाथ में बाजूबंद, गले में बहुत सारे कंठी मालाएं, ये सब हीरे और मोतियों की होती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोग आभूषण के पहले से ही बहुत शौकीन माने गए हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजा श्रेष्ठी जो महाजन लोग थे वो हीरे, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग वस्त्र भूषण की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। इसके अलावा राजा महाराजा और जो बादशाह लोग हैं उनके सिंहासन, उनके मुकुट, उनकी मालाएं, बाजूबंद, ये सभी रत्नों से जड़े होते थे। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, घुनघुना, ये बेलों के लिए कलात्मक सहरा, सिंहों की झालर आदि, ये सब बुनाई की कलाकारी से एक अद्भुत रही है, जिसमें संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से देखने को मिलती है। कहने का अर्थात ये है कि ये जो भी कारीगरी की जाती है, सारी कारीगरी जो है हीरे मोती मीनाकारी वाली, ये हस्तकला कारीगरी है। यानी हाथों के द्वारा जड़कर इन चीज़ों को, आभूषणों को तैयार किया जाता था, जिसमें सोना, चांदी तथा मीनाकारी की कला कारीगरी में दुनिया भर के देशों में भारत का प्रथम स्थान बताया गया है। अपने यहाँ जो सोना चांदी के अलंकार हैं, अलंकार के अंदर आएंगे जैसे कि माला है, हार है, अंगूठी है, एयरिंग है, कंगन है, चाबी का गुच्छा है, इन सबको हम सोने चांदी के अलंकार कहेंगे। तो इन सब कामों में कुशल और निपुण कारीगरी, मीना कारीगरी द्वारा लाल और हरा और आसमानी इन रंगों से गहनों की शोभा बढ़ाई जाती थी, जिसमें मीना कारीगरी में जो कुशल कारीगर थे वो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और वाराणसी और हैदराबाद वहाँ के विशेष रूप में देखे जाते हैं। अगला पॉइंट रहेगा हमारा जरी काम। जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के कतार के रूप में जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध बताया गया है, जिसमें चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई और बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता है। तो कहा गया है कि चांदी और सोने के जो तार हैं उसके रूप में जरी बनाई जाती है। उस जरी को कढ़ाई और बुनाई के द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाया जाता है, जिसमें भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए हमारा सूरत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बताया गया है। सूरत में पानेतर का अर्थ होता है कन्या को जो विवाह में के समय जो पहनाए जाने वाला वस्त्र है उसे पानेतर कहते हैं। तो उस तरह से पानेतर, साड़ी, घर जोड़ा जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी के किनारे लगाकर उसे बेजोड़ काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जरी काम में सबसे प्रसिद्ध सूरत बताया गया है, जहाँ पर इस प्रकार की साड़ियों को कीमती कढ़ाई बुनाई द्वारा कीमती वस्त्रों पर सजाकर उसे बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जरी काम के लिए सूरत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बताया गया है। वहाँ पर इस तरह की जो साड़ियाँ तैयार की जाती हैं वहाँ पर उसका जो दाम होता है, वहाँ उत्पादक वस्तु होती है उस हिसाब से बाकी जगहों पर वहाँ पर वस्त्र भी सस्ते और टिकाऊ मिलते हैं। इसके अलावा है धातु काम। धातु विद्या भी भारत में एक प्राचीन विद्या बताई गई है, जिसमें पाषाण युग के बाद धातु युग में धातु विद्या विकसित हुई, जिसमें लोथल के कारीगर धातु में से हसिया, बर्मा, घुमाव वाली आरी, आरा, सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजार के उपरांत बर्तन, मूर्तियाँ और पात्र बनाए जाते हैं।
फिर युद्ध के लिए जो अस्त्र और शस्त्र होते हैं वो भी धातु में से बनते हैं। इसके अलावा धातु में सोना चांदी का उपयोग होता है गहने बनाने के लिए। फिर कुछ मूर्तियाँ जो होती हैं जैसे भगवान की मूर्तियाँ हो या सजावट वाली जो मूर्तियाँ होती हैं वो तांबा, पीतल और कांसा जैसी धातु से बर्तन और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इनके अलावा लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काष्ठ कला। काष्ठ कला जो मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है। ओहो, अब हम जानेंगे काष्ठ कला के बारे में। तो मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा रहा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजार, भवनों में, मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। इस तरह से लकड़ियों की मूर्तियाँ, फिर बच्चों के लिए खिलौने, खंबे, खिड़की, दरवाजे, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनाने के लिए के साथ साथ काष्ठ कला, नक्शाकारी का विकास हुआ। अर्थात लकड़ियों की इन सब चीज़ों को बनाने के साथ साथ उन लकड़ियों में डिजाइंस वगैरह डाली जाने लगी जिसे हम काष्ठ कला कहेंगे। तो इस तरह से उसमें जो कारीगरी की गई है उसे काष्ठ कला, नक्शाई का विकास हुआ। और गुजरात में संखेड़ा का फर्नीचर और लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने बहुत प्रसिद्ध बताए गए हैं। विद्यार्थियों, जो मैंने आपको ये काष्ठ कला के बारे में बताया है ये आपकी बुक में दिया हुआ है। सॉरी, मैंने इसमें पॉइंट डालना भूल गई, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है। काष्ठ कला अर्थात लकड़ियों से जो बने जो भी वस्तु बनी होती है उसमें जो नक्शाई काम किया जाता है या डिजाइंस वगैरह जो सर्जित की जाती है उसे काष्ठ कला, नक्शा कहते हैं। ठीक है, अब है जड़ाऊ काम। अलंकार और जड़ाऊ काम की जो कला है वो भारत में एक प्राचीन कला बताई गई है। भारत के जो राजा, सम्राट, जो अन्य शासक और उस समय के जो श्रीमंत वगैरह थे जो स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे, अर्थात सोने के आभूषणों को वो धारण करते थे जिसमें हीरा, मोती, माणिक आदि प्रमुख बताए गए हैं। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, हाथों के कड़े, मुकुट, माथे की बेंदी, अंगूठी, नाक की नथनी, इन सब आदि में जड़ाकर पहना करते थे। विशेष निपुणता वाले जो कारीगर हैं ऐसी जड़ाऊ कला से सिद्धहस्त रहे हैं, मतलब हाथ के द्वारा ये काम करने में वो काफ़ी सिद्ध हुए हैं। जिसमें राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊ काम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकीक। तो जो अकीक है, ये अकीक भारत की कई नदियों की घाटी प्रदेश से मिलने वाला एक कीमती पत्थर बताया गया है जिसमें अकीक चकमक और अर्ध पारदर्शक सुंदर लाल रंग का मुख्य बताया गया है, जिसमें विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले या सफ़ेद रंग के पत्थर होते हैं जिसे हम अकीक कहते हैं। गुजरात के सुंदर और राणपुर के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकार के अकीक के पत्थर देखने को मिलते हैं, जहां अकीक के पत्थरों को अलंकार में जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता है। अर्थात जो ये पत्थर होते हैं जिसमें सुंदर लाल रंग के पत्थर, नीले और सफ़ेद रंग के जो पत्थर हैं, इनको अलंकारों में अर्थात आभूषण में जड़ाऊ काम के लिए खंबात भेजा जाता है, जिसके लिए खंबात प्रख्यात बताया गया है। खंबात के कारीगर जो हैं वो अकीक के पत्थरों को तराश कर उसमें विविध प्रकार के अलंकारों को जड़ाऊ योग्य बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों की माला और मणका तैयार करते हैं। फिर पॉइंट है हमारा चित्रकला। तो चित्रकला जो है वो एक सर्वोपरि स्थान बताया गया है इसका। जैसे कि चित्रकला जो है वो रंग और रेखाओं द्वारा, कला द्वारा सौंदर्य का रसपान कराती है। तो जैसे कि प्रकृति है तो प्रकृति में विविध भावों का दर्शन कराना। तो हम जो प्रकृति को देखते हैं उसमें जो चेतना स्वरूप भाव के दर्शन करते हैं वो चित्र के द्वारा करते हैं। हमें कैसे पता कि प्रकृति इतनी सुंदर है? हम लोग चित्र में देखते हैं कि हाँ, एक तरफ सूरज की ड्राइंग बनी होती है, फिर पहाड़ बने होते हैं, नदियाँ बनी होती हैं, सुंदर सुंदर पक्षियों के चित्र बने होते हैं, जिससे प्रकृति का पूरा दृश्य दिखाया जाता है। उससे हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा हमारा चेतन स्वरूप में रहे हमारे विविध जो भाव हैं उसके दर्शन चित्रकला के द्वारा करवाया जाता है। लगभग 500
वर्ष प्राचीन हड़प्पी संस्कृति के अवशेषों में से भारतीय चित्रकला के कुछ प्रमाण मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि पुरातत्व विभाग के उत्खनन में भी भारत की चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं, जिसमें पाषाण युग के आदि मानव की गुफा के चित्र बताए गए हैं, पशु पक्षियों के आलेखन देखने को मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति और फूल पौधे बनाते थे। फिर मध्य प्रदेश के हाथी, गेंडा, हिरन आदि चित्र उल्लेखनीय बताए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है अजंता इलोरा के जो चित्र हैं वो भारतीय चित्रकला के बहुत ही बेजोड़ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें भारत के पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों पर स्वास्तिक, फिर कलश और गणेश के चित्र बनाने की, कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की जो प्रथा है वो बहुत पुरानी और काफ़ी बड़ी प्रथाएं मानी जाती है, जो आज के समय में भी हमें देखने को मिलती हैं। हम जानेंगे भारत की ललित कला। गायन, वादन, नर्तन और विविध पात्रों की वेशभूषा को धारण करके किसी भी कथा या प्रसंग पर अभिनय करना, ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है, जिसमें रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों और अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ साथ लोक संस्कार देने का भी कार्य काफ़ी समय से भारत में चलता आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा विशद और अध्ययन रसमय बताया गया है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संगीत कला। तो स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत के भिन्न है, जिसमें 4 वेद बताए गए हैं, जिन 4 वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद की जो रचनाएं हैं उसके संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाया जाता है। संगीत के गायन और वादन दोनों का समावेश होता है, जिसमें सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये जो 7 हैं ये संगीत के मुख्य स्वर बताए गए हैं। 7 हैं, जैसे कि पहला सा, दूसरा रे, तीसरा ग, चौथा म, पांचवा प, छठा ध, सातवां नी, ये संगीत के मुख्य 7 स्वर बताए गए हैं। अपने संगीत को मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को 2 भागों में बांटा गया है। संगीत के 5 राग बताए गए हैं, और ये जो राग हैं ये भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। जो 5 रागों में पहला है श्री, दूसरा है दीपक, तीसरा है हिंडोल, चौथा मेघ और 5वां भैरवी। तो ये 5 राग ऐसे माने जाते हैं कि भगवान शंकर के मुख से ये 5 राग उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात का परिचय दिया गया है, जिसमें पहला हम जानेंगे संगीत मकरंद के बारे में। संगीत मकरंद के जो जानकार हैं पंडित नारद, ईस्वी सन 900 के आसपास इन्होंने संगीत मकरंद नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें 19 प्रकार के वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संगीत रत्नाकर। संगीत शास्त्र के जो ज्ञाता हैं पंडित सारंग देव इस ग्रंथ के रचिता थे। वे देवगिरी में रहते थे और इसलिए ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भारत खंड ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सबसे श्रेष्ठ प्राणभूत ग्रंथ माना है। संगीत के अंगों को अगर समझना हो तो समझने के लिए यह ग्रंथ सबसे अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है, जिसे संगीत रत्नाकर कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संगीत परिजात। पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों में से एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया कि सभी राग एक दूसरे से अलग हैं, स्वतंत्र हैं,
स्वतंत्र अस्तित्व और विशिष्टता भी रखते हैं। उन्होंने बताया कि 29 प्रकार के स्वर हैं। तो पंडित अहोबल ने संगीत में बताया है कि 29 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने समकालीन अमीर खुसरो जो हैं वो संगीत और शायरी के क्षेत्र में अनेक योगदान के कारण तूतीय हिंद के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये जो शब्द दिया हुआ है तूतीय हिंद, ये आपके क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि तूतीय हिंद के रूप से कौन पहचाना जाता है। तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो था अमीर खुसरो, वो तूतीय हिंद के रूप में जाने जाते थे। किस कारण? तो संगीत और शायरी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया, इसलिए 15वीं-16वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता के भजनों और कीर्तनों से देश में भक्तिमय वातावरण बन गया। और 15वीं सदी में स्वामी हरिदास ने शिष्य बेजू बावरा और तानसेन जैसी उस समय की अपनी गुजरात की जो संगीत जोड़ी थी तानारीरी, इस नामक कन्या भी खूब प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नृत्य कला। नृत्य जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति मूल संस्कृत धातु नृत्य यानी नृत्य करना पर से हुई थी। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का एक साधन बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। ऐसी कहावत बनाई गई है, ये सच भी है कि ऐसा कहा गया है कि लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम जो लाए थे वो थे नटराज शिव, ऐसी मान्यता है। और भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी ये मुख्य नृत्य बताए गए हैं, जिसमें पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो उसका उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। और इसमें आपको क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का माना गया है, तो आपको तमिलनाडु बताना है। यदि जिला पूछा जाए तो आपको तंजावुर बताना है। तो भरतनाट्यम का जो उद्भव है वो तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला से माना जाता है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र और नंदीकेश्वर रचित अभिनव दर्पण ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार पर स्रोत हैं, जिसमें मृणाली, साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म के क्षेत्र में मशहूर जो अभिनेत्री हैं वैजयंती माला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भरतनाट्यम को भारत की विरासत के रूप में जीवित रखने वाली जो अभिनेत्री थी वो थी वैजयंती माला और हेमा मालिनी। अगला पॉइंट है हमारा कुचिपुड़ी नृत्य। इस नृत्य की जो रचना है वो 15वीं सदी के दौरान हुई। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुष दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य के भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल किया गया है। यह जो नृत्य है ये आंध्र का प्रचलित नृत्य बताया गया है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली की प्राचीन विरासत को जीवित रखा है। फिर हम जानेंगे कथकली। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रचलित नृत्य बताया गया है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक के बाद कथकली कहे गए। कथकली की जो वेशभूषा है वो घेरदार सुंदर कपड़े वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर एक विशिष्ट प्रकार की मुखाकृति को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है, मतलब जो नृत्य करता है वो एक कलात्मक मुकुट को धारण करेगा। इसके चेहरे पे इस तरह से चेहरों को रखा जाता है कि उसकी मुखाकृति को हमें पहचानना पड़ता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही
तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित किया जाता है, नट के पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा 3 लोक के पात्रों के चेहरे, आव भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। केरल के जो कवि श्री वल्थोल स्थापित कलामंडल में कथकली, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह ने इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। अब हम जानेंगे कथक नृत्य। तो कथक नृत्य के बारे में कहा गया है कि कथक करे सो कथक कहलावे, कथन करे सो कथक कहलावे उक्ति पर से ये कथक आया हुआ है, जहाँ महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के जो नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास किया गया है, जिसमें एक पैर पर गोल गोल घूमकर नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित किए जाते हैं। बताया गया है कि इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पजामा, ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती हैं। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिन लाखिया आदि ने इस कला को जीवंत रखा है। फिर अगला पॉइंट है हमारा मणिपुरी नृत्य। मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती हैं और मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है। मतलब श्री कृष्ण की बाल लीला यानी जो बचपन की लीला है वो, और उनकी रास लीला जो उन्होंने गोपियों के साथ रची थी, उस पर आधारित ये मणिपुर की नृत्य बताया गया है, जिसमें मणिपुरी नृत्य शैली के लास्य तांडव के 2 प्रकार हैं। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहनकर कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा और कुमीन पहनते हैं। गुरु अमोबी सिंह, आतुम्बे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई है। अब हम जानेंगे नाट्य कला के बारे में, जिसमें नाट्य कला में काफ़ी जो कवि बताए गए हैं, जिसमें भरत मुनि, महाकवि कालिदास, गुजरात नाट्य में जयशंकर, अमृत नायक, दीना पाठक और जसवंत ठाकुर इत्यादि और भी बहुत लोग हैं। जैसे हम जानेंगे कि भारतीय जो नाट्य कला की प्रमुख विशेषता है वो मनोरंजन के साथ संस्कार रही है, जिसमें नाटक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाले विदूषक की जोड़ी ने भारतीय नाटक को एक अलग पहचान दी है, जिसमें भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में अति प्रचलित है। नाट्य लेखक में मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य श्राव्य अभिनय त्रिवेदी संगम के साथ नाट्य कला सबको आनंदित करती है। कहने का अर्थ यह है कि नाट्य कला बनाने के लिए दृश्य, श्रव्य और अभिनय, दिखाई देना, सुनाई देना, अभिनय यानी उस नाटक को करने के लिए जो लोग हैं, पात्र बनाए जाएंगे, वो इन तीनों का संगम मिलाकर नाट्य कला बहुत ही सबको आनंदित करती है। यह जो आलाप व्रत का मनोरंजन है और लोक शिक्षण करने वाली एक भारत की प्राचीन कला बताई गई है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ना ही ऐसा कोई शिल्प है और ना ही कोई ऐसी विद्या है, ना ऐसा कोई कर्म है जिसमें नाट्य कला ना हो, ऐसा उनका मानना है। इसलिए उन्होंने ये लिखा है, इसके बारे में कहा है नाटक के बारे में वर्णन करते हुए, यानी इनकी विस्तार को समझाते हुए कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ना ऐसा कोई शिल्प है और ना ही ऐसी कोई विद्या है, ना ऐसा कोई कर्म है जिसमें नाटक ना हो। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का जो कथानक है वो देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभार, उरुभंग, दूतवाक्यम जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नियम, मित्रम नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएं बताई गई हैं। इनके उपरांत प्राचीन कला में
नाट्य कला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए हैं जिन्होंने संस्कृत नाट्य को बहुत ही समृद्ध बनाया है। गुजरात की कुछ नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर दिया गया है। इसके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घिवाला आदि का योगदान उल्लेखनीय बताया गया है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य स्थानों का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके बाद हम जानेंगे भवाई। तो भवाई जो है वो शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक है। भवाई जो गुजरात की लगभग 1700 वर्ष विशिष्ट प्रकार की एक नाट्य कथा है, यानी ये भी एक नाटक कलाई बताई गई है जिसमें अक्षय ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्च में और लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहित मिला। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूगोल वाग्नय के साथ ही संगीत प्रधान नाटक और विशेष रामदेव वंश, झंडा झूलर का वेश, फिर बेमेल जोड़े का वेश, ये सब जो भवाई की विशेषता ज़्यादा बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि भवाई की जो विषय वस्तु में सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, इन कुरीतियों के प्रकार का समावेश किया जाता है, जैसे कि गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला और रंगीली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाटक प्रयोग का आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाया भूगोल वाग बजाकर माता जी की स्तुति भी करता है। अब हम गुजरात के कुछ लोक नृत्य देखेंगे। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा विविध कौम और जातियों में, रूढ़ियों में, रीति रिवाजों में और परंपराओं के अनुसार बहुत ही लोक नृत्य देखने को मिले हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास और अन्य लोक नृत्य गिनाए जाते हैं। त्योहारों, विवाह और प्रसंगों में, मेला वगैरह में समय पर ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आदिवासी नृत्य। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहारों, विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए मेले में नृत्य देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये जो नृत्य है ये वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है, जिसमें नृत्य करते समय ढोल, रूढ़िगत मजीरा, थाली, तंबूरा, ये जो बजने वाले यंत्र होते हैं जिसे वाद्य यंत्र कहेंगे, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय बोली में गाना गाने के साथ ये लोग नृत्य करते हैं। ऐसे नृत्यों में से चाड़ो नृत्य में मोर, गिलहरी, गोरैया पक्षियों की नकल भी करते हैं। मतलब डांस करते समय ये लोग, नृत्य करते समय गोरैया है, चिड़िया है, गिलहरी है, मोर है, इन लोगों की नकल उतारते हैं। जिसमें डांग में से ऐसा मालिनो चाड़ो तथा ढाकिया चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर लटकाकर ताल द्वारा समूह में नृत्य किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा रास। रास के बारे में बताया है कि रास जो शब्द है वो गर्भदीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना, फिर उसके चारों ओर सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना ही गरबा कहलाता है। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि आश्विन सुदी 1 से लेकर आश्विन सुदी 9 तक, कहीं पर सुदी 10 या शरद पूनम तक गरबा खेला जाता है। इस गरबे में आदि शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना। इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी, जिसमें बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई जाती है, ऐसी मांडवी होती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार में थालियों के ताल पर अथवा ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाला और गरबा गाने वाले ढोल की ताल पर गीत और स्वर को और ताल लेकर
एक ताली, दो ताली, तीन ताली या चुटकी बजाते हुए हाथ से हिडोल करते हुए गरबा गाते हैं, जिसमें बताया गया है कि गरबा गुजरात के उपरांत गाई जाने वाली गरबी का संबंध अधिकांश श्री कृष्ण की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें गुजराती कवि जो हैं दयाराम ने गोपी भाव से श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी गरबियों की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ से गूंजता रहता है। अगला पॉइंट है हमारा रास। रास अर्थात होता है वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रास लीला बताई थी। ऐसा मतलब कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त नरसिंह मेहता को खुद अपनी रास लीला बताई हुई है, और गुजरात के अधिकतर नवरात्रि या जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर रास खेली भी जाती है। रास जो है वो डांडिया रास, ये एक रास का एक प्रकार है जिसमें डांडिया के द्वारा रास खेला जाता है। फिर गागर या होंडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का जो प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी है। रास खेलने के लिए जो स्त्रियां हैं वो कढ़ाईदार चनिया चोली और पुरुष जो है वो मिर्जई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनकर रास गरबे को खेलते हैं। फिर है गुजरात के अन्य नृत्य, जिसमें पहला नृत्य बताया है गोफ गूथन। तो गोफ गूथन नृत्य थर्ड क्या होता है? तो गुजरात का ये जो नृत्य है ये ढोल वगैरह संगीत का ताल पर होता है। इस नृत्य को ढोल और संगीत के ताल पर किया जाता है। पहले मंडप, खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह से गोल गोल घूमते हुए इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसे गूथन कहते हैं। गूथन यानी क्या होता है? जैसे हम लोग डोरी को गूंथते हैं, इस प्रकार मतलब एक दूसरे को आंकड़ा बनाना। तो इसी प्रकार से बताया कि पहले वो लोग डोरी बांध लेते हैं, फिर एक लोग डोरी के अंदर होंगे एक तरफ और एक इस किनारे पे होगा, दूसरा डांडिया पकड़ के बेल आकार में, जैसे बेल होती है इस प्रकार से रस्सी के एक अंदर और एक बाहर इस तरह से गोल गोल घूमते हुए वो लोग नृत्य करते हैं, इसलिए इस नृत्य को हम गोथन कहते हैं। फिर है सीधियाँ का धमाल नृत्य। तो सीधियाँ का धमाल नृत्य है ये हबसी लोग मूल अफ्रीका के जो निवासी हैं, जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जामुर में रहते थे, और मसीरा अर्थात नारियल के छिलके में कोड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधकर और फिर तालबद्ध में खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर जो नृत्य किया जाता है इसे सीधियों का धमाल नृत्य कहते हैं। ने कह सकते हैं कि नारियल के छिलके में कोड़ियाँ भर कर फिर उस पर कपड़ा बांधा जाता है, फिर मोर पंख लटका कर ढोल वगैरह के साथ इसे वृत्ताकार घूमते घूमते यानी गोल गोल घूमकर इस नृत्य को करते हैं, जिसे सीधियों का धमाल कहते हैं। सीधी लोग आराहो अवरोध के साथ हो करते हुए इस नृत्य को करते हैं, यानी उनके जो मुंह से जैसे आदिवासी लोग चिल्लाते हैं इस प्रकार हो करके वो लोग इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य में होने वाली जो आवाज़ होती है वो आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, और पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए भी ये लोग समूह में नृत्य करते हैं, यानी नृत्य करते समय ये लोग पशु पक्षियों की आवाज़ भी करते हैं, उन लोगों की आवाज़ की नकल करते हुए नृत्य करते हैं। फिर है मेरायो नृत्य, पढ़ार नृत्य, कोलियो नृत्य और मेर नृत्य। इन नृत्यों के बारे में नृत्य के बारे में बताया गया है कि ये जो है बनासकांठा के वाव क्षेत्र के रसखड़ जैसी ऊंची घास में तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथ कर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दाव पेच जैसा नृत्य मेराव के नाम से जाना जाता है। यानी कहा गया है कि जो तोरण जैसे झुमके लटकाकर उसे गूंथ कर फिर ढोल की आवाज़ में तलवारबाजी जो दाव पेच खेलते हैं, इस प्रकार के वो लोग नृत्य करते हैं, इसलिए इस नृत्य को मेरायो नृत्य करते हैं। सुरेंद्र नगर वगैरह क्षेत्र में पठार जाति के लोगों द्वारा होने वाले पठार नृत्य में डांडिया या मजीरा के साथ लय और ताल के साथ
शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। और ये नृत्य जो है वो सागर की लहरों या उन लहरों पर हिडोर लेते जहाज जैसा दृश्य करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मतलब लहरों और उन लहरों का हिडोर जैसा जहाज जैसा दृश्य यहाँ खड़ा होता है, इसलिए इसे हम पठार कहते हैं। सौराष्ट्र के कोली नृत्य में वे सिर पर मदराशी मतलब सिर पर बांधा जाने वाला एक रंगीन कपड़ा होता है, इसे मदराशी कहते हैं। वो घुमावदार पगड़ी पहनते हैं जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हरे रंग के पट्टे बांधते हैं। फिर कमर पर रंगीन कमरबंद पहनकर ये लोग नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड़ यानी गरड़िया जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की जो संस्कृति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी रही है। प्राचीन काल से ही लेकर सांप्रत्य समय तक विविध जातियों का आगमन और विविध परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी, चित्रकला, नृत्य कला सहित विविध कलाएं विकसित हुई हैं जो भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती हैं और विश्व में भारत की एक अमिट छाप छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको इस पार्ट के लगते हुए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बैठकर हल करने हैं। ओके, थैंक यू।